तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, है ना। पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। अब समझिएगा मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया, अब आपको आगे समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं। अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे तो दो लोब्स है, और यहां पे आपका क्या, हाइपोथैलेमस। मैंने बोला हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी, है ना। हाइपोथैलेमस रिलेटेड टू पिट्यूटरी। क्यों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है मैं बताता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं। वन लोब इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, अनदर लोब इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी को वी ऑल्सो कॉल्ड इट adenohypophysis. The posterior pituitary, it is called as neurohypophysis. समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे बताने जा रहा हूं मैं, कि एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ठीक है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ये नीचे से बन के आता है ऊपर। और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। सो सपोज इफ दिस इज द हाइपोथैलेमस, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द extension of hypothalamus itself. Correct? So the posterior pituitary or the neurohypophysis is under the direct control of hypothalamus. It is under the direct control of hypothalamus. Also it is the extension of hypothalamus, as I told you. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। करेक्ट? नाउ कमिंग टू द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, राइट। बोथ ऑफ द हॉर्मोन्स इंटीग्रेट विथ ईच अदर। अब समझिएगा इस चीज को। हाइपोथैलेमस, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ पिट्यूटरी को ही नहीं, पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करने का काम कर रहा है। बट पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट इंफ्लुएंस के अंदर है। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। खैर हम और ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट? नाउ कमिंग डाउन, ठीक है, हमारे ट्रेकिया, हमारे विंड पाइप से लग के देयर इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। सपोज दिस इज योर ओरल कैविटी, ये आपके नेजल कैविटी हैं, दोनों मिलके नीचे आते हैं, और नीचे आके दे फॉर्म द विंड पाइप, and this windpipe has a butterfly shaped gland. This butterfly shaped gland, correct, bow shaped gland, it is called as thyroid gland. As the windpipe goes down, correct, ये windpipe जो नीचे जा रहा है, तो there is another gland called as thymus. There is another gland called as thymus. Correct? So थायराइड को अगर आप आगे से देखिएगा तो थायराइड आपको बिल्कुल बटरफ्लाई शेप का दिखता है। बिल्कुल कैसा दिखता है? बटरफ्लाई शेप का दिखता है। कैसा दिखता है? बटरफ्लाई शेप का। करेक्ट? और ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड बिल्कुल यहां पे आपके विंड पाइप को ऐसे क्या किए हुए, ग्रैब किए हुए। दिस इज योर विंड पाइप, और ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड क्या किए हुए, इसको ऐसे ग्रैब करके यहां पे है। करेक्ट? जब आप थायराइड को पीछे घुमाते हैं, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ थायराइड, आगे की तरफ से देख रहे हैं थायराइड को। थायराइड को, ये थायराइड है, इसको जब हम पीछे घुमाएंगे, ये थायराइड ऐसे देख रहे थे हम, इसको हम कैसे कर घुमाएंगे, पीछे घुमाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, पीछे अगर घुमा दिया इसको, तो हमको पीछे घुमाने पे हमको चार ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। इन चार डॉट्स हैं, इन चारों डॉट्स को बोलते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पैराथायरॉइड ग्लैंड। करेक्ट? समझिएगा इस चीज को। थायराइड ग्लैंड कब कहलाया? जब हमको उसको आगे से देखना पड़ा, है ना। उसने आगे से क्या किया, आगे से ऐसा बो शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, और जैसे ही उसको हम पीछे टर्न करते हैं, वी फाइंड व्हाट
2 pairs of parathyroid gland. क्लियर हो गई बात? ओके, coming to the another gland, that is pancreas. That is pancreas. अब भैया पैनक्रियास की बहुत अद्भुत कहानी है. इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड. एनसीईआरटी कहती है इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड. कंपोजिट ग्लैंड कहने का मतलब है भाई साहब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है नेचर से, है ना. समय समय पे वो अपने नेचर को स्विच करना जानते हैं. इट हैज अ नेचर ऑफ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ. करेक्ट. ये एक्सोक्राइन भी की तरह भी काम कर सकते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकते हैं भाई साहब. तो एनसीईआरटी कहती है पैनक्रियास is a composite gland. Pancreas is a composite gland which has a function of exocrine, also function as endocrine. Exocrine function and endocrine function, both function are having, right? Clear? अब एक्सोक्राइन फंक्शन क्यों बोलते हैं? एक्सोक्राइन फंक्शन बोलेंगे जब पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, है ना, तो उसके पास पाइप है, देयर इज अ डक्ट. एंडोक्राइन कब बोलेंगे? जब पैनक्रियास क्या निकालेगा? जब पैनक्रियास विल बी सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स. मैंने बोला था ना, द वर्ड एंडोक्राइन मींस देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हॉर्मोन्स. एंड इसके पास कौन कौन से हॉर्मोन्स है भाई साहब? इनके पास क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना. और उसके सेल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. और मेन हमको जो स्टडी करना है दैट इज अबाउट द इंसुलिन which is released by beta cells of islet of Langerhans, about the alpha that is glucagon hormone. ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी हैं, है ना. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना. नाउ कमिंग टू आफ्टर पैनक्रियास देयर आर पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. और किडनी पे कैप जैसा एक ग्लैंड है. कैसा ग्लैंड है? कैप जैसा. इधर भी कैसा है? कैप जैसा. इस कैप जैसे ग्लैंड को व्हाट वी कॉल दीज ग्लैंड्स एड्रीनल ग्लैंड. क्लियर हो गई बात, है ना. एड्रीनल. नाउ एड्रीनल याद रखेंगे कैसे? किडनी का टर्म क्या है? रीनल. और उसके ऊपर एक कैप ऐड हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड. करेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी गोनैड्स. अगर मेल है तो टेस्टिस, है ना. और अगर फीमेल है तो देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी ओवरी. अगर फीमेल है तो क्या कहलाएगा फिर? ये ओवरी. क्या कहलाएगा? ओवरी. क्लियर. इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं गोनैड्स. वी कॉल देम गोनैड्स. क्लियर हो गया. अब जितने भी ग्लैंड्स हमने देखे हम उनके फंक्शंस की तरफ चलते हैं. वी विल स्टार्ट विथ हाइपोथैलेमस. करेक्ट. we'll start with the function of master gland that is called as hypothalamus. सिंपल सी कहानी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस कहता है कि भाई मैं सिर्फ 2 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करूंगा. आई विल रिलीज 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. तो हाइपोथैलेमस भाई साहब 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज करते हैं. एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन.
और दूसरे को कहते हैं इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। है ना, ठीक है। तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, ये दो तरीके के हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। अब मैंने इसको ग्रीन से और मैंने इसको रेड से क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है किसी भी ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करेंगे। इनहिबिटरी हार्मोन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करने का काम करेंगे? दे विल ट्राई टू डिक्रीज द सिक्रीशन। और इसी रिलीजिंग और इनहिबिटरी मैकेनिज्म से कोई भी ग्लैंड को पता चलता है कि कब कितना हार्मोन कितनी मात्रा में निकालना है और कब हार्मोन निकालना बंद करना है। ठीक है, सो ये दो तरीके का हार्मोन निकालता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, सपोज बात ले लेते हैं एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड की। सपोज वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड I told you there are two lobes, anterior lobe and posterior lobe. So anterior lobe of pituitary जो है it is also called as adenohypophysis, और इनसे जो hormones निकलते हैं those are GH, FSH, LH, ACTH, TSH, है ना, प्रोलैक्टिन। ये सारे हार्मोन्स निकाल रही है, करेक्ट। तो ये हार्मोन्स देखिए नाम ज्यादा टफ नहीं है याद करना, सारे का नाम एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। GH, ACTH, FS, LH, ACTH, है ना। सो ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसको याद करने में। और जब भी बहुत सारे नाम याद करने हो तो उसको ना याद करके आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को याद कर लीजिए। दोज आर ओनली टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। ये दो तरीके के हार्मोन्स हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड ADH, दैट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब मैं पिट्यूटरी क्यों बता रहा हूं ताकि मैं बता सकूं कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। सपोज ये हाइपोथैलेमस ऊपर है ना, और ये पिट्यूटरी नीचे है, ये बता चुका हूं मैं, ठीक। अब मान लीजिए कि हमको ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करवाना है, वी हैव टू गेट ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड, हमको ग्रोथ हार्मोन निकलवाना है, ठीक है। तब हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करना है तो क्या निकालेगा? रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन को स्विच ऑन करना है? ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन का नाम है भाई साहब, वी कॉल इट एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वी कॉल इट एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर से सुनिए, वी कॉल इट एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा जाके? इट हैज टू स्विच ऑन, सो इट विल एक्ट ऑन व्हाट? इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी, इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इट विल एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी तब निकालेगा क्या? ग्रोथ हार्मोन। तब ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? रिलीज होगा। चलिए हमने रिलीज कर दिया ग्रोथ हार्मोन। अब सवाल यह है, क्या जिंदगी भर ग्रोथ होता रहेगा? नहीं होगा ना। जब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत खत्म हो जाएगी तो जरूरत खत्म हो जाएगी तो काम खत्म हो गया, तो सिग्नल वापस जाएगा, और अब इस समय सिग्नल जाएगा वापस किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, कि भैया बंद करिए स्विच को। स्विच को बंद करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? It will release another group of hormones, growth hormone inhibiting hormone, same mechanism, वहां रिलीजिंग यहां इनहिबिटिंग, ठीक है। अब जब इसको सिग्नल चला गया है कि ग्रोथ स्टॉप करना है, तो ग्रोथ स्टॉप करने के लिए इसने क्या निकाला? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी क्या किया? पिट्यूटरी पे एक्ट किया, और पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन निकलवाना बंद कर दिया। इसको इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि सपोज आपके यहां किसी ने मोटर ऑन किया, है ना, और मोटर ऑन करने के बाद पानी भर गया,
ठीक है, और पानी भरने के बाद मोटर से जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो नीचे से आवाज आती है कि स्विच को, ऊपर से आवाज आती है कि स्विच को ऑफ कर देना, करेक्ट, ताकि ओवरफ्लो ना हो। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म बॉडी फॉलो कर रहा है ना। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला, वो पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ने तब ग्रोथ हार्मोन निकाला, तब जाके ग्रोथ को प्रमोट किया गया। जब ग्रोथ हो गया तो वापस हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस ने वापस निकाला ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसके वजह से ग्रोथ को रोक दिया गया। तो बेटा ये जो सिग्नल पास हो रहा है ना स्विच ऑफ करने के लिए, और जिसकी वजह से स्विच ऑफ किया जा रहा है, इस सिग्नल को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ द हार्मोन। समझ रहे हो बात को? दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एनी डाउट्स? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ही मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स दे वर्क अंडर दिस। मेजॉरिटी ऑफ glands they work under the what? Negative feedback mechanism. Any doubts? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात हो गई है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि बाकी हॉर्मोन्स भी इसी तरह काम करेंगे। सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हाइपोथैलेमस को मान लीजिए क्या निकलवाना है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है ना, और पिट्यूटरी फिर हार्मोन्स निकालेगा तो दूसरे ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब अगर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाले, तो ये भाई साहब किस पे जाके एक्ट करेंगे? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, तब जाके थायराइड ग्लैंड क्या निकालेगा? थायराइड हार्मोन्स निकालेगा। क्या निकालेगा? थायराइड हार्मोन्स निकालेगा। ये थायराइड हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन का काम था ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है थायराइड को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच का काम है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहने का मतलब है जो गोनैड्स हैं हमारे, जहां पे हमारा स्पर्म बन रहा है मेल्स में, ओवम बन रहा है फीमेल्स में, उस ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला कौन है? एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट है एसीटीएच, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। फिर से उस डायग्राम पे आ जाइए, फिर से उस डायग्राम पे आ जाइए। सपोज समझिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस किया, पिट्यूटरी भाई साहब ने थायराइड को इन्फ्लुएंस किया, तब थायराइड ने ग्लैंड हार्मोन्स निकाला, करेक्ट। फिर दूसरा एग्जांपल, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी भाई साहब ने एड्रिनल ग्लैंड को, तब जाके एड्रिनल ग्लैंड ने हार्मोन निकाला, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कितना बड़ा रोल है इन ऑर्डर टू कंट्रोल व्हाट? टू कंट्रोल दी अदर ग्लैंड्स, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे वो गोनैड्स ही क्यों ना हो, करेक्ट। ठीक है, सो ये जो भी सिलसिला चलता है केमिकल रिलीज का, हार्मोन रिलीज का, ये कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, राइट, इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं अपन, सबसे पहले पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, मैंने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में हमने बात की, टीएसएच, जीएच, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिक्रीशन। क्या काम है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन। सो एक जगह हम कंपाइल कर लेते हैं चीजों को ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। हमने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहले बात की हमने जीएच की। जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
growth. Then we talk about TSH. TSH stimulates thyroid. So thyroid stimulation, ठीक है, तब जाके क्या करेगा, थायराइड विल रिलीज द हॉर्मोन्स. ओके, आई टोल्ड यू दिस. देन FSH and LH both will be acting on the formation and nourishment of sperm ovum. ACTH, it acts on adrenal gland या adrenal cortex, correct. Now prolactin, ये सब पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं. दे सिक्रीट मिल्क, करेक्ट, दे सिक्रीट मिल्क. नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, coming to the posterior pituitary. Posterior pituitary, it only releases two hormones mainly. One is called as oxytocin, second is called as ADH. ऑक्सीटोसिन जो है उनका क्या काम है, मेनली दो काम है. एक तो जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होता है, जब प्रेगनेंसी के समय डिलीवरी होने वाली रहती है, जो लेबर पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन. तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का. और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा फंक्शन है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क, मदर मिल्क को निकालने वाला जो हार्मोन है. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी कि सर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में क्या डिफरेंस है. ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन इज ऑल अबाउट सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क अभी बाहर नहीं आया है, ठीक है, बट अपने साइट ऑफ फॉर्मेशन से पहुंच गया अपनी जगह पे. बाहर निकालने का कौन काम करेगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन, करेक्ट. इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. जैसे ही कोई नवजात शिशु अपनी माता का स्तनपान करने के समय क्या करेगा, निपल को सक करेगा. निपल को क्या करेगा, सक करेगा. तो निपल में क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं जो सिग्नल कहां दे देंगे, ब्रेन को दे देंगे. सिग्नल कहां दे देंगे, ब्रेन को. और तब सिग्नल लेने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. और ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और उस कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क क्या होगा, बाहर निकलेगा. समझ में आई बात. सेकेंड इज एडीएच. एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन. वी कॉल एटीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये इसका मैं सिंपल फिलॉसफी, आई रिमेंबर इट बाय अ स्लोगन, सेव यूरिन सेव वाटर. दो इट साउंड्स फनी, बट या दिस इज व्हाट इट डज. एडीएच क्या करता है, यूरिन को कंजर्व करता है. यूरिन किससे बन रहा है, यूरिन में वाटर कंटेंट है. अगर यूरिन निकलेगा तो वाटर भी निकलेगा. वाटर को कंजर्व करने का काम कर रहा है ना. जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है तो एडीएच रिलीज होता है ताकि यूरिनेशन का आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाए, कम हो जाए. करेक्ट. तो आई यूज अ स्लोगन टू रिमेंबर इट एज सेव यूरिन सेव वाटर, और सेव वाटर सेव यूरिन, वाइस वर्सा. करेक्ट, कोई दिक्कत. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. कमिंग टू द थायराइड.
थायराइड ग्लैंड is all about thyroid gland is all about a bow shaped gland or a butterfly shaped gland, ठीक है, जिसके दो लोब्स हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और दोनों लोब, these lobes are combined by a junction called as isthmus. Called as isthmus. Isthmus is a junction which is collide, which is combining right lobe with the left lobe. अब ये क्या करता है समझिएगा. थायराइड क्या है? बेसिकली थायराइड is a gland which has a role in controlling basal metabolic rate, BMR बोलते हैं उसको, खपत. जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो और खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद खाने से इंपॉर्टेंट जो तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो अब्सॉर्ब हो रहा है. कहां में? ब्लड में. तो ब्लड में उन तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को कौन यूज कर रहा है? सेल यूज कर रहा है ना? सेल यूज कर रहा है, और सेल उनको क्या कर रहा है? मेटाबोलाइज कर रहा है. क्या कर रहा है? मेटाबोलाइज कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है. करेक्ट. और उस मेटाबॉलिज्म में किसका रोल है? थायराइड ग्लैंड का रोल है. करेक्ट. नाउ थायराइड जो है, इट रिलीजेस the hormones such as T3, T4 and कैल्सीटोनिन, है ना? ये हॉर्मोन्स बनाने के लिए थायराइड के पास क्या होते हैं? थायराइड हैज अ फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल. और थायराइड हॉर्मोन्स तभी बना पाएगा जब थायराइड के पास क्या होगा? थायराइड के पास क्या होगा? इट विल बी हैविंग आयोडीन. थायराइड के पास क्या होगा? इट विल बी हैविंग आयोडीन. आयोडीन की जरूरत है इसको अपने हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए. अगर आयोडीन नहीं प्रेजेंट है, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया में जहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन नहीं है, वहां पे थायराइड को जब आयोडीन मिल ही नहीं रहा है तो थायराइड एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा. और आपने बहुत कॉमनली इस बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है गॉइटर. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो देयर आर हाई रिस्क ऑफ गॉइटर. आपने ऐसे पेशेंट देखे भी होंगे, बहुत कॉमनली मिल जाएंगे आपको. सब ठीक रहेगा, ऐसा गला फुला रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द केस ऑफ गॉइटर. ठीक है. तो गॉइटर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ठीक है, समझिए इस चीज को. हमने बोला जब आप थायराइड को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वी टर्न द थायराइड. वी टर्न द थायराइड. जब थायराइड को पीछे पलट दीजिएगा तो आपको पेयर में, दो पेयर में यू विल फाइंड अनदर ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज parathyroid gland. This gland is called parathyroid gland. This gland is called as parathyroid gland. पैराथायरॉयड और थायराइड एक साथ हैं, है ना? पैराथायरॉयड क्यों बोला गया? पैराथायरॉयड क्योंकि थायराइड के पास है एक्चुअली. पैरा मीन्स अराउंड. करेक्ट. थायराइड मैंने बोला ना विंड पाइप को पकड़े हुए. सपोज ये विंड पाइप है, ये ट्रेकिया है, ऐसे ऐसे रिंग्स आप फील कर सकते हो अपने गले में. इसको पकड़ के आगे से रखे हुए, ये विंड पाइप है, इसको थायराइड ऐसे पकड़े हुए. तो आगे से पकड़े हुए तो आगे से कंप्लीट दिख रहा है. अब जैसे ही इसको मैं पीछे टर्न करूंगा ये कंप्लीट नहीं रहेगा, ऐसा दिखेगा, बीच में गैप है. करेक्ट. सो पीछे जब आप घुमाओगे तो थायराइड आपको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिखेगा. कुछ इस तरह से कहानी.
ठीक है। नाउ कमिंग टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड नाउ इज हेल्पफुल इन कैल्शियम रेगुलेशन। अब समझिएगा कहानी। कैल्शियम, जब भी बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, ध्यान से समझिए इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पैराथायरॉइड ग्लैंड विल रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन। और ये भाई साहब जगह जगह से कैल्शियम को पकड़ पकड़ के ब्लड में लाएंगे। अब सपोज ये ब्लड वेसल है और यहां पे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम नॉर्मली शुड बी 9 to 11 mg पर डेल होना चाहिए, उससे कम हो गया मान लीजिए, तब पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को जगह जगह से लाएगा कलेक्ट करके। कहां से ला सकता है, तो बोन से ला सकता है, बोन में रिजर्व रहता है कैल्शियम का, है ना। बोन से ले आया कैल्शियम ब्लड में, ठीक। किडनी से लाएगा, किडनी से लाएगा, है ना। आप खाना खा रहे हो, उस खाने से लाएगा। हर जगह से कैल्शियम यहां पे लाने की कोशिश करेगा। तो ब्लड कैल्शियम को क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, करेक्ट, ठीक है। सो पैराथॉर्मोन का क्या रोल है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस या कैल्शियम को बढ़ाना, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस जो है, सिंपल सा इसका फंडा है, ये थोड़ा सा अलग किस्म का ग्लैंड है। ये चिल्ड्रन में ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड रहता है, इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी ऐसे मिट्टी ले लिया, मिट्टी मुंह में ले लिया, या कोई भी चीज, जमीन की चीज खाते रहते हैं, हमेशा अंगूठा उनका मुंह के अंदर रहता है, फिर भी वो ऐसा नहीं है कि वो बीमार पड़ते रहते हैं, है ना। तो ये बीमारी ना होने का कारण एक तरह से कहीं ना कहीं थाइमस है। कहीं ना कहीं ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन मीडिएट करता है, बहुत बेसिक है, टी लिम्फोसाइट्स। और ह्यूमोरल कौन ये करता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स। अब ह्यूमोरल के बाद यहां पे तो सेल्स काम कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पे AK47 आता है, दैट इज एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो थाइमस का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में है ना। और थाइमस जैसे बहुत सारे ऐसे लिम्फोइड टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जिनका ग्रोथ आप देखोगे तो बचपन में 6-7 साल की उम्र तक बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है उनका। अगर ये आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैं बता रहा हूं कि जब 6-7 साल तक उम्र तक, समझ लीजिए कि इनका ग्रोथ, इन टिश्यूज का, इम्यून वाले टिश्यूज का ग्रोथ 200% तक होता है। और 6-7 साल की उम्र के बाद, 6-7 साल की उम्र के बाद इट ट्राइज टू फॉल डाउन, नीचे आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इट विल कम डाउन आफ्टर सर्टेन ईयर, ठीक है। सो ये ग्रोथ पोटेंशियल रहता है 6-7 साल की उम्र तक। क्लियर हो गया। सो थाइमस का एक ओवरव्यू दिया मैंने। थाइमस समय के साथ क्या होता है, रिग्रेस हो जाता है, इन्वॉल्यूट हो जाता है ना, उसकी जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे और डेवलप हो जाती हैं।
थाइमस के बाद we talk about another set of hormones which is released by pancreas. मैंने बोला सिंपल सा कहानी है, एनसीईआरटी कहती है पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड. ठीक है, क्यों कहती है कंपोजिट ग्लैंड? It is called as composite gland because it has dual function. It has a function of exocrine gland and endocrine gland both. Correct? I have mentioned it earlier as well. Correct? Exocrine कब बोलेंगे? When there will be release of pancreatic juice. है ना? एंडोक्राइन कब बोलेंगे? व्हेन विल बी द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, कौन सा हॉर्मोन्स? द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड देयर इज अ सोमैटोस्टैटिन. और कैसे काम करेंगे? मेनली हमारा फोकस अभी एंडोक्राइन फंक्शन पे है, तो अभी हम एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. चलिए, मान लीजिए आपने खाना खाया, ये पेट है आपका, ये इंटेस्टाइन है ना, और यहां पे गैस है, यहां पे HCl है. मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना अब्जॉर्ब हुआ, खाना डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टाइन से खाने से जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो किस में आ गए? वो आ गए ब्लड में. ठीक है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ब्लड में, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, क्लियर? नॉर्मल ग्लूकोज शुड बी इतना होना चाहिए. ब्लड में एक ग्लूकोज की मात्रा रहनी चाहिए. ठीक है, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं. ठीक है, ब्लड में आया क्या? ग्लूकोज. अब ब्लड में ग्लूकोज जमा हो रहा है, तो इसका ध्यान कौन रखेगा? आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को. ये मान लीजिए टिश्यू है, सेल्स हैं उसके, है ना, टिश्यू है ना, ये अलग अलग सेल्स हैं सारे. अब जैसे ही ग्लूकोज आएगा, पैनक्रियाज एंडोक्राइन वे में एक्टिव हो जाएगा और इट विल रिलीज द इंसुलिन. पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन. ये इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना, पुश करना. करेक्ट? इंसुलिन आके सेल्स के पास बैठ जाएगा, यहां पे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, और बैठने के बाद यहां पे ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो ये ब्लड से ग्लूकोज क्या होगा? कम हो जाएगा. ब्लड से ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना. और यही इंसुलिन का काम है. इंसुलिन का काम है ब्लड से ग्लूकोज को क्या करना? फॉल कराना. कहां से? ब्लड से. ठीक, क्लियर हो गया? इसका ठीक उल्टा है ग्लूकागॉन. मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज बहुत नीचे चला गया है, तब ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा? ब्लड के ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्लड के ग्लूकोज को, रिमेंबर, ब्लड के ग्लूकोज को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा. तो याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें. एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा. इंसुलिन इज द हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन. ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है. कब एक्टिव होगा? इट विल गेट एक्टिवेटेड इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपर मतलब ज्यादा,
ज्यादा ग्लूकोज रहेगा तब एक्टिव होगा, लेकिन हार्मोन क्या है, ये हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि कम कर रहा है। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एक्टिवेटेड ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज के बारे में जो आप सुनते हैं, डायबिटीज के बारे में जो आप सुनते हैं, ये डायबिटीज के लिए भी इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है। डायबिटीज मेलाइटस जो शुगर कहलाता है, जिसको आम भाषा में हम शुगर के बीमारी के नाम से जानते हैं, ये दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर पैनक्रियाज, देखिए इंसुलिन कौन निकाल रहा था, इंसुलिन निकाल रहे थे पैनक्रियाज के सेल, याद है, बीटा सेल्स, है ना। ये बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, इंसुलिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इंसुलिन की कमी से, बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन से जो डायबिटीज हो रहा है, दैट इज डायबिटीज टाइप 1। इसमें पेशेंट बाहर से इंजेक्शन लेता है, डायबिटीज का इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। ठीक है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन निकलेगा बट सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसमें आपको दवाई खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। तो ये दो तरीके के डायबिटीज हैं, एक इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, एक इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया है ना। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द पैनक्रियास। कितना टाइम हो गया। We use a term for kidney that is renal, that is renal। और किडनी के ऊपर जो कैप लगा हुआ है, बिल्कुल कैप जैसा ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल, एड्रीनल। क्लियर हो गई बात, है ना। इसको इस तरह से याद रखेंगे। सो एड्रिनल ग्लैंड को जब हम देखेंगे तो बिल्कुल वेज शेप जैसा है ना, और ट्रायंगुलर है। और इस ट्रायंगुलर ग्लैंड में दो लेयर्स हैं, द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मेड्यूला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। ठीक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से पता चल रहा है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है। तो अगर ग्लूकोज दूसरे मॉलिक्यूल से बनते हैं ना, तो उनको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस में हेल्प कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एल्डोस्टेरॉन रिलीज। किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर नीचे डाउन हो गया, नीचे चला गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो तुरंत मर जाता है, नहीं मरता है ना। ब्लड प्रेशर डाउन गया तो किडनी के पास सेल है, 11th में पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है ना। ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। समझिएगा इस चीज को, एग्जाम्पल है। ठीक है।
कैसे काम कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड? एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 3 एंड 4 ऑल्सो. अब इस कारण से क्या होता है, इन एंजियोटेंसिन के बनने के कारण देयर इज अ रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन. और एल्डोस्टेरॉन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम और वाटर को बचाता है, रिटेन करता है, ब्लड में रिटेन करता है. और जब रिटेन करता है तो बीपी नहीं फॉल होता है फर्दर, इनफैक्ट बीपी गेट्स नॉर्मलाइज्ड. समझ में आया बात? तो देख लीजिए किस तरह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड बीपी को बढ़ाने का काम कर रहा है ना. किडनी में है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ना, ठीक है. रेनिन ने एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजेन पे, और एंजियोटेंसिन ने के वजह बनने की वजह से क्या बना? एल्डोस्टेरॉन, जिससे पानी बचाया और बीपी बढ़ गया ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण. ठीक है, एक शॉर्ट ओवरव्यू था. ठीक है. ऑल्सो किडनी रिलीजेस कैटेकोलामाइंस. इनका कहानी है इमरजेंसी से. ये जो हॉर्मोन्स है कैटेकोलामाइंस, ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स निकालते हैं भाई. फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन या फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, हॉर्मोन्स है ना. जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है तब जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं दैट आर कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस. चाहे वो एड्रेनलिन हो, चाहे वो एपिनेफ्रीन ही क्यों ना हो. करेक्ट, इनके बारे में जिक्र है एनसीईआरटी में. एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन. करेक्ट है ना. क्लियर हो गई बात? सो दिस एक्ट्स ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड देन वी गेट स्केयर्ड. क्लियर हो गई बात? सो वी आर टॉक अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, है ना. ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए, हो गया है ना. ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.